रक्षा बजट किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी रक्षा बजट से ये डिसाइड होता है कि किस प्रकार किसी भी राष्ट्र की सेना का, उसकी वायुसेना का, जल सेना का, थल सेना का विकास होगा। किस प्रकार उसकी सेना, उसका डिफेंस तकनीक, उसका रक्षा प्रोडक्शन क्षेत्र, रक्षा उत्पादन क्षेत्र किस प्रकार भविष्य में एक नई शेप, एक नई तरह की आकार लेने वाला है। इस बजट में हमने क्या किया है, अब हम बात करते हैं। इस वर्ष हमारा कुल बजट 550 अरब डॉलर था, और इसका लगभग 72 अरब डॉलर, $72 बिलियन और $73 बिलियन रक्षा क्षेत्र पर निर्धारित किया गया है। अपने आप में ये काफ़ी अधिक बजट है, और ये भारत का अब तक का सबसे अधिक बजट है। पिछले वर्ष से ये 13% अधिक है, और 13% का उछाल बजट में कम नहीं माना जाता है। किंतु इसके बावजूद भी इस रक्षा बजट में की गई बढ़ोतरी से काफ़ी रक्षा विशेषज्ञ खुश नहीं है। आखिर उनको क्या शिकायतें हैं, और क्यों रक्षा बजट में बढ़ोतरी होने के बाद भी उनको कुछ इसमें संशय है। तो आइए बात करते हैं। तो डिफेंस में जो कैपिटल आउटले रखा गया है, मतलब जो डिफेंस के विकास के लिए जो बजट रखा गया है, वो है 1,62,000 करोड़। रक्षा के सामान्य खर्चों के लिए जो बजट रखा गया है वो है 2,71,000 करोड़, जिसमें डिफेंस में सबकी सैलरी, कैंटोनमेंट का मेंटेनेंस और बाकी जनरल मेंटेनेंस और अपकीप आता है। और फिर डिफेंस पेंशन्स के लिए 1,38,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, और सिविल डिफेंस के लिए 22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कुल मिलाकर ये हो जाता है 5,94,000 करोड़, और वो बनता है लगभग 72 या 73 बिलियन डॉलर। अब जरा इन नंबर्स के आगे कुछ और बात करते हैं। अपने आप में काफ़ी अधिक इंक्रीज किया गया है, काफ़ी अधिक बढ़ोतरी की गई है, किंतु फिर भी कुछ रक्षा विशेषज्ञ और कुछ हमारे भूतपूर्व सैनिक इससे बहुत अधिक खुश नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत दुखी हैं या वो इस बजट को पूरी तरह से नाकार रहे हैं, नाकार कोई नहीं रहा है, किंतु ये बजट पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं पर खरा भी नहीं उतरा है। आइए जानते हैं क्या ऐसे विषय हैं जिनके कारण उन्हें लगता है कि हमें अभी और खर्च करने की आवश्यकता थी। सबसे पहला कारण है हमारे पड़ोस में चीन का होना, और चीन का लगातार हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बार बार अंदर बाहर होना और उस पर झड़प करना। तो ये एक कारण है कि हमें अपने डिफेंस लाइन पर, हमारी बॉर्डर्स पर, LAC पर, LOC पर बहुत अधिक खर्चा बढ़ाना होगा, जो कि इस बजट में बढ़ाया भी गया है। तो इस पॉइंट पर हमने सही प्रकार से बजट को बढ़ाया है। हमारे सामान्य खर्च में हमने 60,000 करोड़ की जगह इस पर 90,000 करोड़ का खर्च रखा है, जो कि लगभग पूरी तरह से इसी प्रकार के चाइनीज घुसपैठ को मद्देनजर रखा गया है। इससे डिफेंस के रिजर्व फोर्सेस तैयार किए जाएंगे, डिफेंस के पास अधिक एम्यूनिशन, अधिक गोला बारूद की व्यवस्था कराई जाएगी, और डिफेंस को एक प्रकार से एक रेडी मोड में रखा जाएगा, जिस पर काफ़ी अधिक खर्च होता है। तो इस क्षेत्र में तो खर्च किया गया है। फिर दूसरा है चाइना का भारतीय महासागर में बढ़ता प्रेजेंस। ओके, चाइना जिस प्रकार से भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। अगर भारत एक रीजनल सुपर पावर या एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, तो भारत को शुरुआत भारतीय महासागर से ही करनी होगी। इंडियन ओशन जब तक भारत के कंट्रोल में नहीं होगा, भारत कभी एक रीजनल सुपर पावर या अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए नौसेना का बजट अत्यधिक बढ़ाए जाने की जरूरत थी। क्या इस बार यह बढ़ाया गया है? जी हाँ, नौसेना का बजट काफी ठीक ठाक रूप से बढ़ाया गया है। ये इतना अधिक तो नहीं है कि हम नए नौसेना के बेड़े ला पाए, हम नए डिस्ट्रॉयर, फ्रिजेट्स ये जरूर ला पाएंगे, बट
हम नए नौसेना बेड़े नहीं ला पाएंगे। सो नौसेना क्षेत्र में भी बढ़ोतरी ठीक ठाक की गई है। सो पहले 2 पॉइंट पर हमारे अधिकतर विशेषज्ञ अगर बहुत खुश नहीं है तो संतुष्ट हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध पर। रशिया यूक्रेन युद्ध ने यह साबित किया है कि 21वीं सदी में भी युद्ध केवल तकनीक पर ना होकर मैन पावर पर हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध 1 साल से अधिक समय से चल रहा है, लगभग 1 साल के करीब हो गया है और 1 साल से अधिक ये चलने जा रहा है। अभी तक 1 साल हुआ नहीं है, किंतु 1 वर्ष से अधिक ये चलने जा रहा है। हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी या हमने इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की थी कि 21वीं सदी में भी इस प्रकार के लंबे चलने वाले युद्ध होंगे। हमें लगता था कि 21वीं सदी के युद्ध तकनीक के आधार पर लड़े जाएंगे, छोटे युद्ध होंगे और डिसाइसिव युद्ध होंगे, किंतु रशिया यूक्रेन युद्ध किसी भी प्रकार से उस जैसा साबित नहीं हो रहा है। और इस प्रकार के युद्ध बहुत अधिक खर्च करवाते हैं। इस प्रकार के युद्ध पर खर्च बहुत अधिक होता है, क्योंकि हर रोज आपके कुछ टैंक फूट रहे हैं, कुछ आपके सप्लाई ट्रक टूट रहे हैं, आपका गोला बारूद बहुत अधिक मात्रा में लग रहा है। हर रोज आपको कहीं वायुयान का, कहीं समुद्रयान का, किसी न किसी रूप में हर जगह पर हम लोग नुकसान खाते हैं। तो इस प्रकार का युद्ध खर्च बहुत अधिक बढ़ा देता है और इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयारी बहुत अत्यधिक रूप से हमें करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के युद्ध के लिए हमारा प्रोडक्शन आज भी रेडी नहीं है और हमें डिफेंस प्रोडक्शन एरिया में और अधिक खर्च करने की ज़रूरत है। क्या इस डिफेंस बजट ने इस एरिया पे फोकस किया? नहीं। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां हमारे विशेषज्ञ बहुत अधिक खुश नहीं हैं और ये सही बात है। अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़े चैलेंज, बड़े चुनौतियां उभर रही हैं तो हमें उन चुनौतियों के लिए तैयार होना होगा। और अगर हमारे पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र हैं तो ये चुनौतियां हमारे लिए औरों से ज़्यादा हैं। तो हमें भी इस प्रकार की वॉर ऑफ एट्रिशन के लिए हर समय तैयार रहना होगा, मुस्तैद रहना होगा। और इस प्रकार की युद्ध के लिए अगर हमें तैयार रहना है तो डिफेंस प्रोडक्शन एक ऐसा एरिया होगा जहां पर हमें बहुत अधिक अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इस एरिया पर हमारे कुछ रक्षा विशेषज्ञ बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हैं। और चौथी जो बात है, जो मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, कि अपनी बॉर्डर का डिफेंस करने के लिए बजट अच्छा है। हम इस बजट में काफ़ी एलोकेशन हमने किया है और हम इस बजट के थ्रू अपनी बॉर्डर की रक्षा कर पाएंगे। किंतु अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनना चाहते हैं तो ये बजट उस ओर दिशा नहीं निर्देशित करता है। अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनना चाहते हैं तो इस बजट में अभी काफ़ी कमी है। एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति को केवल अपनी बॉर्डर की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उठने वाले सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, सभी प्रकार की समस्याओं को, विवादों को सुलझाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सागरों में तैनात रहना पड़ता है। तो अभी हम एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति नहीं बने हैं, किंतु क्या हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने के बाद सेना खड़ी करेंगे, या अगर हम 20 साल के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं तो 20 साल जिस काम में लगने वाले हैं उसकी तैयारी आज शुरू करेंगे? मुझे लगता है आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए इस बजट में थोड़ा खर्च अभी नहीं किया गया है। तो हमें अगर एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनना है तो ये बजट अभी इनफ नहीं है। अच्छा, इस बजट में 2-3 जो अच्छी बातें हैं मैं जरा उनके बारे में एक बार बात करता हूं। इस बजट में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट अच्छे रूप से बढ़ाया गया है। ये 3500 करोड़ था जिसे 5000 करोड़ किया गया है और 2 वर्ष पूर्व ये लगभग 2000 करोड़ था। तो उसको देखते हुए हमने ठीक ठाक बजट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर बढ़ाया है। इसी प्रकार हमने रेगुलर रक्षा बजट में, हमारे रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, नॉन सैलरी बजट में काफ़ी अधिक एक्सपेंडिचर किया है, जो कि लगभग पूरा एम्यूनिशन एंड डिफेंस रिजर्व्स एम्यूनिशन, रिजर्व आर्म्स पर होने वाला है। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही ज़्यादा युद्ध अभ्यास और ज़्यादा सेना की तैनाती पर भी ये खर्च होगा। सो इस प्रकार के खर्च अच्छे हैं और अभी जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे पड़ोस में उभर रही है उसको देखते हुए ये वाले खर्च हमें ठीक रूप से चुनौतियों के लिए तैयार करने वाले हैं।
किंतु जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें भविष्य को देखकर चलना होगा, तो उसके हिसाब से हमें बजट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के पास एक लिमिटेड बजट है और उसी बजट में उसे पुल भी बनाने हैं, उस बजट में उसे बांध भी बनाने हैं, उस बजट में उसे नए हवाई अड्डे भी बनाने हैं, उस बजट में उसे बंदरगाह भी बनाने हैं। तो अगर हम सभी प्रकार की बंदिशों को देखते हुए बात करें तो ये डिफेंस बजट बुरा नहीं है, ये एक अच्छा डिफेंस बजट है, किंतु ये 10 में से 7 तरह का बजट है। अगर हम एक बहुत अच्छा 10 में से 10 या 10 में से 9 जैसा बजट देखना चाहते थे, तो इसमें और ज़्यादा एलोकेशन हमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए रखना चाहिए था। इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। लगभग ज़रूरी बातें मैंने इसमें की हैं, और एक डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी में मेरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप इसे कमेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।